जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम शैक्षिक मूल्यांकन विषय का एक बेहतर मॉडल पेपर ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यह मॉडल पेपर कैसा है। जैसे मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन से प्रीवियस ईयर में 2019 से लेकर 2024 तक में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है, चाहे वो बहुविकल्पी हों, चाहे अति लघुत्तरी हों, चाहे लघुत्तरी हों। इस प्रकार से हमने मूल्यांकन से जितने भी प्रश्न थे इसी प्रकार से हमने कलेक्ट किया है। इसी प्रकार से मापन के जितने प्रश्न थे, क्रियात्मक शोध से जितने प्रश्न थे, परिभाषाएं जितनी थी, सभी को एक साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान हैं? शिक्षण उद्देश्य, सीखने में उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त में से सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, इसको याद रखिएगा। अगर अति लघुत्तरी में पूछता है तो शिक्षण उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जाता है, सीखने में उत्पन्न अनुभव के लिए मूल्यांकन किया जाता है, जानकारी के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के यह कितने हैं? 3 सोपान है। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको है? छात्र को है, शिक्षक को है, अभिभावक और समाज को है, सभी को है। तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता सभी को है। छात्र को भी है। छात्र को जानकारी मिलती है कि हमने जो पढ़ाई की है वो कितना हमने सीखा है, और शिक्षक को मिलती है जो शिक्षण विधियां हमने अप्लाई की है, जो चीजें मैंने पढ़ाई है वो कहाँ तक पहुंचा है, मतलब कितना कारगर साबित हुआ है। इसी प्रकार से अभिभावक और समाज को भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के 5 पक्ष, 2 पक्ष, 6 पक्ष, 4 पक्ष। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु इस समय कौन है? विद्यार्थी है, क्योंकि इस समय जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, सत्र आरंभ से सत्र अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि सत्र आरंभ से लेकर सत्र अंत तक किया जाने वाला मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत 6 भागों में बताया है, जिसे संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष। कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यह कितने होते हैं? 6 क्षेत्र होते हैं। कितने? 6 होते हैं। तो विश्लेषण भी है, संश्लेषण भी है, मूल्य। यह जो मूल्य आंकना है, मूल्य आंकना क्या है? भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार में परिवर्तन करना, अधिगम अनुभव, उपयुक्त में से सभी। तो मूल्यांकन का जो सोपान वहां पर बात किया था, तो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु यह सभी हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, बालक में व्यवहार परिवर्तन करना होगा, और अधिगम अनुभव, यह सभी क्या है? मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधी कौशल का विकास होता है? ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, समझ की बात होती है। मात्रात्मक क्षेत्र में जहां पर संख्या प्रदान किया जाए वो कौन सा क्षेत्र है? मात्रात्मक क्षेत्र है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र, जिसे क्रियात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या कौशलात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें शारीरिक संबंधी कौशलों की बात होती है वो कौन सा क्षेत्र है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का, मुदालियर आयोग का। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन एनसीईआरटी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं
शैक्षिक उद्देश्यों के अंग कौन कौन से हैं? बालक को भी अंग माना जाता है शैक्षिक का, समाज के अनुसार और विषय वस्तु के अनुसार। तो उपयुक्त में से सभी शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बौद्धिक योग्यता के बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग। तो बौद्धिक योग्यता के बोध का अंग नहीं है। देखिए गाइड में जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अनुप्रयोग, लेकिन बौद्धिक योग्यता के बोध का अंग जो नहीं है वो है वाग विस्तार या विस्तार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधियों के, विधियों के, सिद्धांतों की। तो मूल्यांकन की परिभाषा में ही किया जाता है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता किया जाता है कि शिक्षण लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो मूल्यांकन किसके अनुरूप है? उद्देश्यों के अनुरूप है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है जिस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल नंबर दिया जाता है वो कौन सा मूल्यांकन होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। इतिहास, नागरिक शास्त्र में, विज्ञान, भूगोल, कृषि में, दर्शन शास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान, भूगोल और कृषि में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वहीं बात करें मापन की तो मापन कैसा होता है? केवल मात्रात्मक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है? पढ़ाई के साथ में जो मूल्यांकन चलता है वो कैसा मूल्यांकन है? रचनात्मक मूल्यांकन है। अगली कक्षा के छात्रों को डालने के लिए क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन होता है। छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन मापन से अलग है। मात्रात्मक न्याय प्रक्रिया के द्वारा, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया के द्वारा, गुणात्मक न्याय प्रक्रिया के द्वारा, सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। तो मूल्यांकन मापन से अलग है, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया के द्वारा। मापन क्या करता है? हमें अंक प्रदान करता है, तो उस अंक के अनुसार हम क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको मतलब समझते हैं, उसके गुण दोषों को अंदाजा लगाते हैं कि अगर इसने यह नंबर पाया है तो यह बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहा होगा, इसका यह सब्जेक्ट मजबूत है। मतलब यह सारी चीजें जब गुण दोषों को देखकर बात किया जाता है तो क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान उपचार मार्ग प्रशस्त करता है। सामान्य मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। सार्थक ज्ञान और निदान उपचार के लिए जब आप पढ़ाई के साथ में बच्चों का, जैसे आप क्लास चला रहे हैं, क्लास चलाने के बाद में वीकली टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, छमाही टेस्ट हो रहा है, वार्षिक टेस्ट लास्ट में होता है। तो सार्थक ज्ञान के जो कमियां हैं, वीकली टेस्ट में हम क्या करते हैं? जैसे पाठ पढ़ा और तुरंत पूछ लिया कि जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया। वही क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन है, जिसे निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चों की कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, बच्चों की कमजोरियों को पता किया जाता है, और उपचारात्मक मूल्यांकन में इन कमियों को दूर किया जाता है। तो यह जब सतत मूल्यांकन आप करेंगे लगातार, तभी आप बच्चों की परेशानियों को समझ पाएंगे और उसको दूर कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, मुदालियर आयोग के सिफारिश से, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर किसने दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। इसी के साथ मापन और मूल्यांकन से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न 2019 से लेकर 2024 तक में प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया था।
अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कल वाला जो एग्जाम है आप लोगों का बेहतर हो सके। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हर एक सेमेस्टर का एक बेहतर कंटेंट इस चैनल पर प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। तो व्यापक मूल्यांकन है क्या? व्यापक मूल्यांकन ऐसे समझिए, शैक्षिक मूल्यांकन के साथ में शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन के जरिए ही व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तित्व मापन के लिए किसका क्या किया जाता है? व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे के अध्ययन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल सूक्ष्म प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान अज्ञान अनेक पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। मैंने बताया ना, जो पढ़ाई के साथ में शैक्षिक मूल्यांकन है, शैक्षिक मूल्यांकन का केवल क्या होता है? मापन हो सकता है, लेकिन भावनात्मक का मूल्यांकन होता है। भावनात्मक का क्या होता है? मूल्यांकन होता है, इसका मापन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं उपकरण। पहला है समाज मिति मैट्रिक्स, सोशियोग्राम और समाज मिति गुणांक। इसको याद रखिएगा, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के यह 3 उपकरण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। तो समाज को मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? समाज में जो चीजें चल रही हैं वो कहाँ तक सही है, इसकी जानकारी कौन देता है? मूल्यांकन देता है। मूल्यांकन का काम ही क्या होता है? गुण और दोषों को देखना। गुण और दोषों को देखना ही क्या है? मूल्यांकन है। मूल्यांकन किसी देश या समाज के प्रति ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। मूल्यांकन किसी देश या समाज के प्रगति का ज्ञान होता है। मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है कि बच्चे की अभिवृत्तियां, रुचियां, शारीरिक कुशलता आदि समाज के हित में है या नहीं है। यह सामाजिक कौशल, जब सामाजिक कौशल का मूल्यांकन करते हैं तो यह सारी चीजें पता चलती हैं। और समाज में जो चीजें चल रही हैं, चाहे अच्छे नियम हो चाहे बुरे नियम हो, उसका पता कैसे चलता है? जब आप मूल्यांकन करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मांसपेशियों और आंगिक विधियों का मूल्यांकन किस पक्ष से संबंधित है? तो मांसपेशियों और आंगिक मूल्यांकन किससे होता है? कौशलात्मक पक्ष से होता है, जिसे क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है। सतत एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है भरपाई करना। ऐसे समझिए कि जैसे पुनर्बलन का मतलब होता है किसी को डांटना है। अब जैसे बच्चे ने किसी काम को कर दिया, शाबाश बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो यार, तो मतलब इस प्रकार से जब आप कर रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं? पुनर्बलन दे रहे हैं। मतलब उस कार्य को बार बार करने के लिए जो उसका उकसाया जाता है वही क्या है? पुनर्बलन है। यह नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। तो आइए इसको समझते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया पुनर्बलन का महत्वपूर्ण है। पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। इसमें नियमित रूप से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें पुनर्बलन के द्वारा अपेक्षित सुधार कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, शाबाश बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो, तो क्या करेगा? अगले दिन से उस कार्य को और बेहतर तरीके से करके आएगा। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे? टीचर वेरी गुड लिखते थे, तो उससे क्या होता था? हमारा मनोबल ऊंचा होता था कि सर ने आज हमें वेरी गुड दिया है, तो हम और बेहतर से उस गृह कार्य को करके जाएंगे। तो बच्चे के प्रतिदिन गृह कार्य कर लाते हैं तो जांचते हैं समय पर बहुत अच्छा कार्य किया है, अधिक अच्छा कर सकता है, और यह लेख को ध्यान देता है। यही क्या है? सतत और वार्षिक। सतत का मतलब है जो लगातार मूल्यांकन चल रहा है। जब आप गृह कार्य देते हैं तो बच्चा उस होमवर्क को करके आता है, वही क्या है? उसके बारे में जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आइए समझते हैं कि पुनर्बलन है क्या। पुनर्बलन को मैंने समझा दिया, लेकिन आइए समझते हैं। पुनर्बलन का अर्थ है व्यक्तित्व को प्रेरित करना। मैंने बताया ना, उकसाना, जिससे वह किसी भी काम को बार बार करे। यह नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। पुनर्बलन के सिद्धांत को क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। किसी बच्चे को पढ़ाई में अच्छे अंक लाने के लिए पुरस्कार देना क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है। अगर उसी बच्चे को बेहतर तरीके से काम नहीं किया, उसे डांट देना क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। यह चीजें समझ में आई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है
ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावनात्मक पक्ष, तीसरा है मनोविज्ञानात्मक या कौशलात्मक पक्ष जिसे या क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है। छात्र प्रोफाइल के जरिए छात्र की रुचियों का पता चलता है, छात्र के स्तर का पता चलता है और छात्र कौन से कौशल से प्रवीण है इसके बारे में पता चलता है। तो छात्र प्रोफाइल छात्रों की बुनियादी विवरण या स्वयं का विवरण, शिक्षा कैरियर, लक्ष्य, किए गए पाठ्यक्रम और कार्य अनुभव शामिल किए जाते हैं। मतलब छात्र प्रोफाइल में उसके सभी चीजों को मतलब एकत्रित किया जाता है, उसके गुण को, उसके शैक्षिक स्तर को, उसके भावनात्मक स्तर को, जिससे क्या होता है कि शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उसको ध्यान दे पाए। अगर कोई समस्यात्मक बालक है तो उसको बार बार आदत है कि वो सब बच्चों को परेशान करेगा, तो उसको एक साथ अलग बैठाना और उसको बेहतर तरीके से शिक्षा देना, मतलब उसको विशेष ध्यान देना, मतलब थोड़ा सा मतलब उसकी ओर ध्यान देना, जिससे क्या हो वह समस्या न कर सके और पूरे क्लास की जो व्यवस्था चल रही है उसको भंग न कर सके। इसमें शौक, कौशल, अर्जित बैच उपलब्धियां, सदस्यता सूचीबद्ध करने की जगह होती है। छात्र प्रोफाइल मैंने बताया ना, छात्रों के गुण दोषों को कहां पर इकट्ठा किया जाता है, छात्र प्रोफाइल में। छात्र प्रोफाइल एक छात्र के सीखने की यात्रा का स्नैपशॉट होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मूल्यांकन की दो विशेषताएं लिखिए। मूल्यांकन निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी होती है, उद्देश्य केंद्रित होती है। मूल्यांकन कैसी होती है, उद्देश्य केंद्रित होती है। मूल्यांकन हमें शैक्षिक पक्षों के साथ में भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्षों का भी मूल्यांकन कर मतलब जानकारी रखता है। इस प्रकार से आप सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सतत मूल्यांकन के दो महत्व लिखिए। सतत मूल्यांकन मैंने बताया ना, सतत मूल्यांकन जब आप करते हैं तो बच्चों की कमजोरियों और योग्यताओं का पता चलता है और शिक्षण विधियां, जिस शिक्षण विधि से शिक्षण पढ़ा रहा है उसमें क्या कमियां हैं, क्या बेहतर है कि नहीं है, इसका पता किसके जरिए चलता है, सतत मूल्यांकन के जरिए चलता है। बच्चों की रुचियों का पता चलता है। यह सारी चीजें किससे मिलती हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के जरिए मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। तो आइए जानते हैं शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहां तक प्राप्त हुए हैं, वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन का सबसे बेहतर परिभाषा क्रॉनबैंक ने दिया था। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह क्रॉनबैंक की परिभाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए। तो निर्माणात्मक और मूल्यांकन के दो अंतर कौन कौन से हैं। मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है। मूल्यांकन कैसी होती है, विकासात्मक होती है और योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है इसे क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। मतलब पढ़ाई के साथ में जो मूल्यांकन चलता है वो क्या है, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन है। और योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो जो सत्र के अंत में जो यह डिसाइड करते कि बच्चा पास है या फेल है वो क्या है, योगात्मक मूल्यांकन है। और उसके कमजोरियों का पता लगाना, उसका उपचार करना, यह सभी किसमें आता है, रचनात्मक मूल्यांकन में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है कि मतलब जैसे 5 की कक्षा है, 5 के बच्चों को 10 तक पढ़ाना आना चाहिए, एक बेहतर तरीके से उनको किताब पढ़ने आनी चाहिए। अगर कोई बच्चा न्यूनतम स्तर को नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसकी दक्षता क्या है, कम है। और आइए इसको समझते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों की दक्षता आधारित न्यूनतम अधिगम का आकलन करना। मतलब कक्षा में अगर 5 कक्षा में पढ़ रहा है तो यह कम से कम यह सारी चीजें आनी चाहिए। तो बच्चे की न्यूनतम अधिगम स्तर का पता लगाने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है वो क्या है, दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है। यह बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्यों को वर्गीकृत कीजिए। तो ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों को वर्ग किया गया है 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्या है, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष को इसने 6 वर्गों में बांटा है। आइए इसको जानते हैं कौन कौन से हैं। ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है
मूल्यांकन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह सारे प्रश्न जो आप लोग कर रहे हैं यह आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो अच्छा लगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाकर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल बहुत छोटा है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई बेहतर नहीं हो रही, बेहतर कंटेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट ला रहे हैं जिसे आप सब्सक्राइबर लोग देख कर आते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, सब्सक्राइबर देख के, सब्सक्राइबर अगर अच्छे होंगे तो पढ़ाता अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा फीडबैक अपना दीजिए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में हमने बेहतर तरीके से, सतत मूल्यांकन का मतलब है बच्चे का लगातार मूल्यांकन करना है, क्या है? सतत मूल्यांकन है। और व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और स्वशैक्षिक गुणों का भी जब मूल्यांकन साथ में किया जाता है तो क्या होता है? सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। मतलब बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो मूल्यांकन होता है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। यह सारी चीजें समझ में आई। सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के साथ चलती है, जिसमें बच्चों के अनुभव एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। बच्चों के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले सूक्ष्म, स्थूल, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञान, अज्ञान अनेक पक्ष होते हैं जिनका मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यह सारी चीजें समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। पहला है परिणात्मक मूल्यांकन, परिणात्मक मूल्यांकन। दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। परिणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है मात्रात्मक मूल्यांकन। मात्रात्मक जो संख्या, जो मतलब जो मूल्यांकन, मापन क्या है? मापन जो है परिणात्मक मूल्यांकन है, परिणाम को बताता है। मात्रात्मक होता है, संख्या में प्रदर्शित करता है। और गुणात्मक गुणों को बताता है, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, वो अपना उसका व्यवहार सबसे उत्तम है। यह सभी चीजें जो तुलना करके बताती हैं वो क्या है? गुणात्मक मूल्यांकन। जब गुण दोषों को देखकर जो मूल्यांकन होता है वो क्या है? गुणात्मक मूल्यांकन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, प्रयोग या अनुप्रयोग कहा जाता है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यह 6 पक्ष होते हैं। अब बात करते हैं रचनात्मक पक्ष की, रचनात्मक मूल्यांकन। यह सारी चीजें देखिए उस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस वही चीजें घुमा फिर के बार बार वही चीजें पूछी गई हैं। देखिए, ऐसी शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधियां, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि के आधार पर सुधार करना संभव होता है, उसे क्या कहते हैं? रचनात्मक, संरचनात्मक, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। मैंने बताया ना, पढ़ाई के साथ में जो मूल्यांकन चलता है वो क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है। अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है, वो क्या है? संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या किया? बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी किया। अब हम क्या करेंगे? लघुत्तरी प्रश्नों को करेंगे। तो मूल्यांकन में क्रियात्मक पक्ष को उदाहरण सहित समझाइए। तो मूल्यांकन में क्रियात्मक पक्ष, आइए जानते हैं। सिम्पसन ने 1969 या 70 में क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकृत किया था। क्रियात्मक पक्ष बच्चों की गामक योग्यताओं और मांसपेशियों, आंगिक गतियों के विकास से संबंधित है। यह सारे प्रश्न, यहाँ तक की बातें तो कहाँ है? अति लघुत्तरी में हमने बता दिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस कौशलात्मक पक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कौशलात्मक पक्ष। यह भी जानकारी मैंने दे दी है और इसके अंतर्गत निम्न बातों को शामिल किया जाता है। पहला है उत्तेजना या उद्दीपन। जब आप किसी भी चीज को, कौशलात्मक पक्ष, बच्चे को जब खेलने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले वो उत्तेजित होता है, उद्दीपन आता है, खेलोगे यार बहुत मजा आएगा। उसके बाद में वो क्या करता है? गत्यात्मक प्रक्रिया, उस कार्य को करने लगता है तुरंत जाके। मतलब आपने उकसाया, उत्तेजना दी, उद्दीपन दिया, तो जाकर वो तुरंत क्या करता है? उस कार्य को खेलने लगता है। खेलने के बाद में
जब थकता है तो बहुत सारी बातें सोचता है, फिर नियंत्रण करता है कि हमें इतने घंटे खेलना है। उसके बाद में समायोजन करता है। नियंत्रण करने के बाद में, खुद पर नियंत्रण करने के बाद में क्या करता है? समावेशन करता है, फिर स्वाभाविकरण करता है। यह सारी चीजें 5 प्रक्रियाएं होती हैं कौशलात्मक पक्ष की। और क्रियात्मक पक्ष की संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यह सारी चीजों के बारे में हमने बताया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सेमेस्टर पद्धति से क्या आशय है? सेमेस्टर पद्धति 2 वर्ष के कोर्स का पाठ्यक्रम 6 माह में 4 सेमेस्टर में बांट दिया जाए और प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में शिक्षा उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन करना ही क्या है? सेमेस्टर पद्धति है। मतलब साल भर को 6 महीने में बांटकर जो परीक्षाएं की जाती हैं वो क्या है? सेमेस्टर पद्धति है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रचनात्मक मूल्यांकन और आंकलित मूल्यांकन, देखिए केवल उसने शब्द बदला, आपको परेशान करने का काम किया है केवल। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, जो कक्षा में चल रही है, मतलब शिक्षण चल रहा है, उसके दौरान जो बालक का मूल्यांकन करके निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, वो क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन है। वहीं आकलित मूल्यांकन होता है जो उद्देश्यों को सीधा दर्शाता है, पास या फेल की बात करता है, वो क्या है? आकलित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन होता है। आंकलित मूल्यांकन को क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अब बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तुलना। सतत और व्यापक, सतत और व्यापक मतलब यार वही चीजें केवल रिपीट हो रही हैं, चाहे अति लघु उत्तरी हो चाहे लघु उत्तरी हो, उसी प्रश्न को बार बार पीएनपी ने केवल घुमाया है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यही सारे प्रश्न कितनी बार रिपीट हुए, मैंने बहुत ज्यादा समय का नहीं लिया। यह 5 सालों का प्रीवियस ईयर है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सच बता रहे हैं, आप लोगों ने यह वीडियो कंप्लीट करके गए ना, तो आपको परीक्षा में बेहतर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पीएनपी का एक ही सिद्धांत है, घुमा फिर के वही प्रश्नों को पूछना, लघुत्तरी को बहुविकल्पी बना, बहुविकल्पी को अति लघुत्तरी बनाना, यही सारी चीजें चलती हैं। और आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न को। सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने के साथ चलती है। मैंने बताया ना, शिक्षण विधियां जो चल रही हैं, कक्षा चल रही है, उसके साथ में जो मूल्यांकन चलता है वो क्या है? सतत मूल्यांकन है, जिसमें बच्चों के अनुभवों, व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन लिखित होता है, मौखिक होता है और अन्य क्रियाकलापों द्वारा भी संपन्न होता है। लिखित के जरिए आप केवल शैक्षिक, मौखिक के जरिए शैक्षिक मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन उसके भाव को, उसके मतलब कॉन्सेप्ट को, मतलब उसके विचार कैसे हैं, यह कैसे पता चलेगा? क्रियाकलापों से, जो क्रियाकलाप करता है उससे और गुणों और दोषों का भी पता चलता है। सतत मूल्यांकन में बच्चों के अध्ययन उपलब्धि का प्रतिमाह लेखा जोखा रखा जाता है। वो तो प्रतिमाह की बात तो छोड़ दो, अब वीकली टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट बच्चों को कराए जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उसका सतत मूल्यांकन हो सके। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में उस बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है। यह मूल्यांकन नियमित और निरंतर चलता रहता है, इससे हम पता चलता है कि अध्यापक क्या पढ़ाया हुआ है, बच्चों को समझ में आ रहा है, अध्यापक ने जो पढ़ाया हुआ है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो व्यापक मूल्यांकन बच्चे के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले सूक्ष्म, स्थूल, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, ज्ञान, अज्ञान, अनेक पक्षों का जिसका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ऐसे समझिए, शैक्षिक और सशैक्षिक पक्षों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यह सारी चीजें क्लियर होती हैं। और उसके बारे में बात करते हैं। शैक्षिक क्षेत्र, किसी क्षेत्र का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण, सामाजिक स्थिति, शारीरिक क्षमता को समझकर व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इतना बड़ा नहीं लिखना आपको। लघुत्तरी प्रश्न 60 से 70 अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 60 से 70 शब्दों में लिख दीजिए। लघुत्तरी प्रश्न का शब्द इतना ही होता है, और जो अति लघुत्तरी होता है 25 से 30 वर्डों में लिखा जाता है। इससे ज्यादा आप इसको फैलाने का प्रयास मत कीजिए, नहीं आप लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। और यही वजह होता है कि जो आप लोग नंबर पाते हैं, क्योंकि जो जांचने वाला होता है ना, शिक्षक, वो समझ जाता है कि इसने कहानी बनाई है। और जब आप एग्जैक्ट आंसर देते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर साबित होता है। ग्रेडिंग प्रणाली से क्या तात्पर्य है? ग्रेडिंग प्रणाली
प्रदर्शन, बच्चों के प्रदर्शन को समझने और उसकी सीखने की प्रकृति को बेहतर बनाने में मदद करती है। और एक ग्रेडिंग प्रणाली क्यों लाई गई? जैसे जब बच्चों को 1 या 2 नंबर से जब वो एक आगे पीछे हो जाते थे, तो इससे होता था यार हम 1 नंबर से पीछे हो गए। मतलब क्षमताएँ उतनी हैं, मतलब थोड़ी-सी कमियों की वजह से क्या हुआ है, 1 नंबर इधर या उधर हो गया या जो शिक्षक का माइंडसेट है, इसीलिए आजकल की जो परीक्षाएँ हैं वस्तुनिष्ठ कर दी गई, जिससे मतलब शिक्षक की सोच का कोई प्रभाव न पड़े, व्यवहार का कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन जो लिखित परीक्षाएँ होती हैं, इसमें क्या होता है, शिक्षक के व्यवहारों का प्रभाव पड़ता है, तो 1-2 नंबर इधर-उधर हो जाता है। तो इसकी वजह से बच्चों पर प्रभाव न पड़े और बच्चे लगातार मेहनत करते रहें, इसलिए 80 से लेकर 80 से लेकर 70 तक का सेकंड डिवीजन, 90 से लेकर 70 से लेकर 80 तक का सेकंड डिवीजन, 80 से लेकर 90 तक का फर्स्ट डिवीजन, इस प्रकार से मतलब इस इतने के अंतर्गत जो आएँगे, वो कितने होंगे? सेकंड डिवीजन में होंगे, सेकंड ग्रेड में होंगे, इसीलिए ग्रेड प्रणाली लाई गई। यह बातें मेरी समझिए, अगर बातों को आपने पकड़ा, तो मैं कह रहा हूँ आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएँगे। अब बढ़ते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन। दक्षता आधारित मूल्यांकन होता क्या है? दक्षता आधारित मूल्यांकन वो होता है कि जिस कक्षा में है, उस कक्षा की न्यूनतम जो शिक्षा स्तर है, उसको उसको आँकना ही क्या कहलाता है? दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है। इसका उदाहरण लिख दीजिएगा कि जब बच्चा कक्षा 2 या 3 में है, तो कम से कम उसे क, ख आना चाहिए, मतलब शब्दों को मिलाकर पढ़ना आना चाहिए, 1 से 5 तक के पहाड़ा आना चाहिए, गिनतियाँ आनी चाहिए, यह सारी चीज़ें आनी चाहिए, न्यूनतम चीज़ें, जो उस कक्षा की न्यूनतम स्तर है, उसको शिक्षा की, उसको आना चाहिए। वही क्या है? उसी का मूल्यांकन करना है क्या है? दक्षता आधारित मूल्यांकन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन की आवश्यकता, तो शिक्षण के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया होती है। शिक्षण जब पढ़ाया जाता है तभी बच्चा सीखता है, तो प्रक्रिया होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है, हो जाती है, तब अधिगम के स्तर जांचा जाता है मूल्यांकन के जरिए। इसी तरह जब कोई अध्यापक कक्षा के शिक्षण कार्य पढ़ाया करता है, तब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अधिगम प्रक्रिया की पूरी होने के बाद में अध्यापक जांचते हैं उसकी कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कितनी हुई है। शिक्षण अधिगम मूल्यांकन एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम नीरस हो जाएगा। जब मूल्यांकन करते हैं तभी पता चलता है कि शिक्षण अधिगम किस स्तर तक प्राप्त हुआ है। यह सारी चीजें मिलती हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को लिखिए। यह सारी चीजें केवल एक चैप्टर की हैं। किसकी हैं? अभी आप केवल किसको पढ़ रहे हैं? केवल मूल्यांकन को पढ़ रहे हैं। मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है। यह सभी शैक्षिक क्रियाएं प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करती हैं। महत्व उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषयों में कितना छात्रों ने सीखा, इसकी जानकारी मिलती है। जो शिक्षण विधि का प्रयोग बालकों पर कर रहा है शिक्षक, वो कहाँ तक कारगर है, इसकी जानकारी मिलती है। बच्चों की कमजोरियों का पता चलता है, जिसके जरिए क्या करता है, शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक की शिक्षण विधियों का वही सारी चीजें जो मैंने चर्चा की है, वही सारी चीजें पता चलती हैं। इसको तो आप काफी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को स्वयं अपना मूल्यांकन कर लेता है कि हमारी क्या चीजें कमजोर हैं और क्या मतलब कौन सा मेरा चैप्टर कमजोर है और कौन से चैप्टर मुझे बेहतर तरीके से आते हैं। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। संज्ञानात्मक मूल्यांकन में जिसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का मूल्यांकन किया जाता है, वो क्या है? संज्ञानात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में बच्चों का संज्ञान पक्ष बौद्धिक योग्यता, क्षमता, ज्ञान, चिंतन तथा समस्या का समाधान आदि मूल्यांकन करते हैं। तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक उद्देश्यों को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम को निम्न स्तर से शुरू करने के लिए उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 6 स्तर प्रोवाइड किए हैं। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, वही सारी चीजें जो मैंने ऊपर बताई है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है मापन। तो मापन से जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को करते हैं। तो हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो परीक्षण है
मात्रात्मक मापन है, गुणात्मक मापन है, मूल्यांकन है। तो हरि ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, यह मात्रात्मक मापन है, ऑप्शन बी सही होगा। लिंग के आधार पर महिला पुरुष में विभाजन करना गुणात्मक मापन है, मात्रात्मक मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है। तो लिंग के आधार पर व्यक्ति को महिला और पुरुष में विभाजन करना ये क्या है? गुणात्मक मापन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। यह स्टीवेंस ने परिभाषा दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रास ने एक परिभाषा दी थी। मापन क्या है? परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। रास ने बताया था, क्या बताया था? मापन एक परिणामीकरण की प्रक्रिया है या मात्रात्मक प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर छात्रों के ग्रामीण और शहरी में विभक्त करने किस स्तर के अंतर्गत आता है? क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, नामित स्तर, अनुपात स्तर। तो जो यह चीजें बता रहा है, मतलब देखिए, पहले यहाँ 4 चीजें समझ लीजिए। कितने स्तर होते हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं, नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर। तो स्थान के आधार पर, जब स्थान के आधार पर किसी भी शहरी, ग्रामीण या शहरी का अंतर्गत जो आते हैं, इसको विभाजन करना क्या कहलाता है? नामित स्तर कहलाता है। कौन सा स्तर? नामित स्तर कहलाता है। और क्रमित स्तर का मतलब है पहले स्थान पर आया, दूसरे पर आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है, क्योंकि मापन कैसा है? मात्रात्मक है। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। तो जो काफी सारी चीजें, जो जितनी सारी चीजें पूछी गई है ना, वो केवल मापन से पूछी गई, मूल्यांकन से ज्यादा पूछी गई, मापन से उतनी चीजें नहीं पूछी गई हैं। आइए करते हैं। मापन के प्रतीक से क्या तात्पर्य है? किसी की योग्यता का मापन किसी प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे मापन प्रतीक कहते हैं। किसी की योग्यता का मापन जिस प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे लंबाई को इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में, और वजन को ग्राम की ग्रा के प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है, वही क्या है? मापन प्रतीक है। जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के, जिस प्रतीक के द्वारा किसी भी व्यक्ति के गुणों, योग्यताओं को प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? मापन प्रतीक कहलाता है। और मापन के प्रकार आइए जानते हैं। तो मापन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, इंस्टेंटिव मापन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मापन के स्तर। तो मापन के 4 स्तर हैं। शाब्दिक या नामित स्तर, और दूसरे बाद में क्रमित स्तर, मतलब पहला स्थान, दूसरा स्थान, और जो बांटा गया ग्रामीण स्तर के हिसाब से, शहरी स्तर के हिसाब से, क्या है? नामित स्तर है। अंतराल, मतलब 90 से लेकर 20 तक, 90 से लेकर 100 तक के बच्चों का स्कोर, जिसका, उन बच्चों को सिलेक्ट कीजिए जो 90 से लेकर 100 के बीच में आए। कौन सा? अंतराल स्तर। अनुपातिक, जब सभी स्तर को मिलाकर जो स्तर बनाया गया है, वो क्या? अनुपातिक स्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मापन और परीक्षण में अंतर बताइए। तो मापन में प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, और परीक्षण का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। और दूसरा लिख सकते हैं, मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन परीक्षण जो है मापन के अंतर्गत ही आता है। जो परीक्षण है वो मापन के अंतर्गत ही आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए। तो मापन और मूल्यांकन, मापन का जो क्षेत्र है वो संकुचित है, और मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। मापन किसी बच्चे का संबंध स्पष्ट अवधारणा व्यक्त नहीं करता, लेकिन मूल्यांकन क्या करता है? स्पष्ट अवधारणा उस बालक के बारे में व्यक्त करता है। मापन में अधिक श्रम और धन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मूल्यांकन में अधिक समय लगता है, धन भी लगता है, श्रम भी लगता है। यह सारी चीजें होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अब लघुत्तरी प्रश्न है, मापन और परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परीक्षण का जो क्षेत्र है वो क्या है? संकुचित है। मापन का क्षेत्र कैसा है? व्यापक है। परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के विषय के परीक्षण व्यक्ति के विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। परीक्षण के द्वारा क्या होता है? व्यक्ति के विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। मापन में किसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास होता है। परीक्षण के द्वारा स्वयं उपकरण के रूप में करते हैं, परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में करते हैं, लेकिन मापन में भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण का संबंध मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, लेकिन मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन मापन में वस्तुओं के नियम के अनुसार संख्यानात्मक रूप में
लाया जाता है। मतलब मापन कैसा है? संख्यानात्मक रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन और मूल्यांकन में अंतर, आइए समझते हैं। मापन का क्षेत्र कैसा है? संकुचित है, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मापन स्पष्ट अवधारणा व्यक्त करता है और मूल्यांकन करता है। मापन में अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, मूल्यांकन में इसका होता है। मापन जो होता है पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन की शिक्षा का अभिन्न अंग नहीं हो सकता, लेकिन मूल्यांकन अभिन्न अंग नहीं हो सकता, लेकिन मूल्यांकन जो है अभिन्न अंग है। मापन जो है वह संख्यानात्मक है, मूल्यांकन संख्यानात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसी के साथ अब बात करते हैं क्रियात्मक शोध की। तो क्रियात्मक शोध भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः 6 भागों में बांटा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निष्कर्ष क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण। क्रियात्मक शोध है क्या? आइए समझते हैं। किसी भी संस्था या किसी भी जगह पर उत्पन्न हो रही समस्या का तत्कालिक समाधान करने के लिए जब वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान करते हैं, किसी भी संस्था में हो रही समस्या का वैज्ञानिक तरीके से तत्कालिक समाधान करते हैं, तो क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष होता है। और प्रथम चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना। दूसरा क्या होता है? समस्या के गुणों और दोषों को समझना, समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, उसके बाद में परिकल्पना करना, कार्यविधि करना, कार्यविधि के बाद में मूल्यांकन करना, मूल्यांकन के बाद में निष्कर्ष निकालना। यह क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। क्रियात्मक शोध का उपयोग क्या है? क्रियात्मक शोध शिक्षण में सुधार हेतु किया जाता है, शिक्षण में परिवर्तन हेतु किया जाता है, विद्यालय और शिक्षण की समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक शोध किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में क्या सहायक है? क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में क्रियात्मक शोध अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्टीफन एम कोरे शैक्षिक क्षेत्र के किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो स्टीफन एम कोरे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रियात्मक शोध का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शोध के संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्यायादर्श कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतकारी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है नैदानिक होता है। नैदानिक का मतलब होता है उसका निदान करना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों की पहचान व उसे दूर करने के लिए अनुसंधान किया जाता है, तो उसे क्रियात्मक शोध कहते हैं। प्रधानाचार्य या विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों की पहचान और उसे दूर करने के लिए जो अनुसंधान या शोध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान शोध कहते हैं। अब इसके बाद में जितनी भी परिभाषाएं हैं ना, वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और वह हर साल 1 या 2 सालों में रिपीट हुई हैं। तो शैक्षिक शोध क्या है? आइए जानते हैं। शैक्षिक शोध, शैक्षिक शोध बच्चों के अध्ययन, शिक्षण विधियों और शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा संबंधी विषयों पर किया जाता है। इसके अध्ययन संबंधी समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। शैक्षिक शोध में क्या होता है? शिक्षण में चल रही प्रक्रियाओं में हो रही समस्याओं का समाधान करना ही क्या कहलाता है? शैक्षिक शोध कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध क्या है? क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसमें शोध करने वाला अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार करता है, गलतियों को दूर करता है। वही क्या? क्रियात्मक शोध है। मैंने वही बताना, क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था या किसी भी जगह पर हो रही समस्या का समाधान करने के लिए हो रही समस्या का वैज्ञानिक तरीके से तत्कालिक समाधान किया जाता है। वही क्या है? क्रियात्मक शोध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण लिखिए और क्रियात्मक शोध का प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। यह 2 बार प्रश्न है। 2019 में इस प्रकार से पूछा गया और 2023 में इस प्रकार से। तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं?
अवलोकन, अगर किसी भी समस्या को पहचानना है तो किस उपकरण का आप जब देखेंगे तो उसकी कमियों का पता चलेगा, समस्या की पहचान कर पाएंगे। साक्षात्कार, साक्षात्कार की परिभाषा होती है जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर प्रश्न उत्तर करते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं और एक प्रश्न करता है दूसरा उत्तर देता है, वही क्या है, साक्षात्कार है। प्रशिक्षण, परीक्षण, परीक्षण के जरिए भी क्या होता है, क्रियात्मक शोध की जानकारी मिलती है और प्रश्नावली के जरिए और निर्धारण मापनी के जरिए। निर्धारण मापनी का मतलब होता है यह लक्ष्य है, अगर इसके अंतर्गत आ रहा है तो समस्या नहीं है, अगर इससे बाहर आ रहा है तो समस्या है। अब बात करते हैं परिकल्पना की। तो परिकल्पना जो है देखिए कितनी बार आया हुआ है। मैंने उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। परिकल्पना का मतलब होता है क्रियात्मक शोध का एक उपकरण होता है। परिकल्पना का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई समस्या हुई, तो समस्या आ गई कि आपको स्कूल जाना है, तो आपने स्कूल जाने के लिए क्या सोचा, अगर आपका पेपर आ गया तो आप सोच रहे हैं कि हम पेपर को कैसे दें, तो सोचेंगे यार कुछ बहुविकल्पी पढ़ लेते हैं, कुछ अतुल्यबुत्तरी पढ़ लेते हैं, इसमें से ये सारी चीजें आ जाएंगी। और ये जो सारी चीजें आपने सोची और परीक्षा में ये जो सारी सोची हैं, मतलब जो समस्या थी उसका जो प्रस्तावित उत्तर आपने दिमाग में लाया है, वही क्या है, परिकल्पना है। परिकल्पना समझ में आई, किसी भी समस्या का पहले से अनुमान लगा लेना ही परिकल्पना कहलाता है। मैंने बात सारी समझा दी, वही है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध की शिक्षा की आवश्यकता बताइए। कम समय में अपनी समस्याओं का समाधान और सरल सही समाधान खोज सकते हैं, किसके जरिए, क्रियात्मक शोध के जरिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकता है, हर क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया जा सकता है। डीएलएड के लिए क्रियात्मक शोध की अवधि 1 महीने की होती है। क्रियात्मक शोध सिखाया जाता है प्रशिक्षण के तहत, शिक्षण विधियों को सही परिवर्तन लाया जाता है। जब आप क्रियात्मक शोध करेंगे तो शिक्षण विधियों में सही परिवर्तन ला पाएंगे कि जो विद्यार्थियों के रुचिकर हों। अब बढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध की उपयोगिता क्या है। बहुमुखी प्रतिभा निखारने के लिए क्रियात्मक शोध आवश्यक है। लगातार नई परिस्थितियों में बच्चों के समायोजन, समस्याओं के अध्ययन और समाधान करने में क्या है, क्रियात्मक शोध उपयोगी है। अनुसंधान का क्या कार्य है, सिद्धांतों का निर्माण करना। जब आप शोध करते हैं तो आप एक नियम बनाते हैं कि यह सिद्धांत बनाते हैं कि जब इसको इसको करेंगे तो ऐसे होगा। जो न्यूटन के नियम क्या है, यह अनुसंधान के द्वारा सिद्धांत का निर्माण हुआ। नवाचार, नवीनता लाते हैं। जब किसी भी समस्या का समाधान होता है तो पूर्व परिस्थिति जो बनी हुई है उसको नए तरीके से करना, किसी भी काम को नए तरीके से करना, है क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। सिद्धांतों का अनुप्रयोग, जो सिद्धांत बने हुए उनका अनुप्रयोग किया जाता है, यही अनुसंधान का कार्य होता है। क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं, शोध में वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ साथ अनुभव तर्क के आधार पर समस्या का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्रियात्मक शोध वैज्ञानिक तरीके के सिद्धांतों पर निर्भर नहीं होता है, मतलब व्यक्ति ने जो जीवन में सीखा है, अनुभव किया, उसके आधार पर भी समस्या का समाधान करना ही क्या है, क्रियात्मक शोध है। तात्कालिक समस्या का समाधान ही क्या है, क्रियात्मक शोध की विशेषता है। न्यायादर्श का मतलब होता है, न्यायादर्श का मतलब है जब कोई आप सिद्धांत बना रहे हैं किसी भी बच्चे पर, आप बच्चों पर एक शिक्षण विधि अप्लाई कर रहे हैं कि खेल विधि से बेहतर मंद बुद्धि बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो, हर बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। यह बात समझ में आई। ये क्या है, आपने एक फंडा बना, शिक्षण विधि बनाई कि खेल विधि से बेहतर तरीके से सीखते हैं, लेकिन यह पूरे छात्रों पर लागू होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आपने एक प्रतिभाशाली बच्चा लिया, एक समस्यात्मक बालक लिया, एक विशिष्ट बालक लिया, मतलब सामान्य बालक लिया, हर बालकों को एक छोटा सा, मतलब पूरे समाज का एक छोटा सा भाग ले लिया और उस पर आपने क्या किया, शोध किया। शोध करना ही यही क्या है, छोटे से भाग का जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वही क्या है, न्यायादर्श है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की परिभाषा लिखें। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोध करने वाला अपनी कार्य क्षेत्र से जुड़ी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है और तहत प्राप्त निर्देशों के आधार पर कार्य करने की प्रक्रिया में सुधार लाता है और गलतियों को दूर करता है, वही क्या है, क्रियात्मक शोध है। मैंने जो सारी चीजें बताई है, केवल एक परिभाषा आप दिमाग में रखिए। किसी भी प्रकार की अगर किसी भी संस्था में समस्या हो रही है तो समस्या का वैज्ञानिक तरीके से हल ढूंढना और तत्कालिक हल ढूंढना ही क्या है, क्रियात्मक शोध है। बस इतना बात याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या क्या हैं। क्रियात्मक शोध के कई चरण है। समस्या की, पहला क्या है, समस्या की पहचान करना। मैंने 6 चरण बताए थे शुरू में। समस्या चुनने का कारण, समस्या क्यों चुना, उसका विश्लेषण करना। क्रियात्मक परिकल्पना, परिकल्पना बनाना, जो आपने दिमाग में बनाया इस काम को ऐसे ऐसे करेंगे। जैसे आपने बनाया परीक्षा में सबसे पहले जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद में सभी प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, उसके बाद में अतुल्य उत्तरी करेंगे, वही क्या है, परिकल्पना है। परिकल्पना को जब आप कार्यविधि करते हैं वही क्या है, कार्यविधि है। प्रदत्त विश्लेषण, उसके बाद में विश्लेषण मूल्यांकन करते हैं कि जो मैंने ये किया है
सही था कि नहीं सही था। उसके बाद में निष्कर्ष निकालते हैं कि जो पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, वही क्या है, क्रियात्मक शोध के 6 चरण हैं। इसको मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया है और वही क्रियात्मक शोध के चरणों के बारे में वही सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान के, शैक्षिक अनुसंधान वही शब्द को बदला है, क्रियात्मक शोध को क्या बोला है, शैक्षिक अनुसंधान। समस्या की पहचान करना, समस्या का निर्धारण करना, क्रियात्मक परिकल्पना करना, उसके बाद में कार्यविधि करना, प्रदत्त विश्लेषण करना, उसके बाद में निष्कर्ष निकालना, वही सारी चीजें। क्रियात्मक शोध की उपयोगिता, अब तो आप बता ही लेंगे ना, तो क्रियात्मक शोध की उपयोगिता क्या है, किसी भी आ रही समस्या का तत्कालिक समाधान करने के लिए, शिक्षण विधि में नई शिक्षण विधियों को लाने के लिए, बच्चों में व्यवहार में परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, क्रियात्मक शोध का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोध अनुसंधान से क्या समझते हैं? शोध अनुसंधान का अर्थ है बार बार खोज करना। यह समस्या के समाधान खोजने और वैज्ञानिक ढंग से समायोजन की क्या है, एक विधि है। इसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नई तकनीकी खोज और नए सत्य की स्थापना करना, नए सिद्धांतों का आविष्कार करना, ज्ञान में वृद्धि करना, नए ज्ञान को प्राप्त करने की व्यवस्था बनाना ही क्या है, शोध और अनुसंधान है। क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र। क्रियात्मक शोध किस किस क्षेत्र में किया जाता है? भाषा कौशल के लिए भी किया जाता है, मतलब शिक्षा में किया जाता है, इसके अलावा व्यवसाय में किया जाता है और समुदाय समुदाय में। यह 4 क्षेत्र आप लिख दीजिएगा, व्यवसाय में, शिक्षा में, भाषा कौशल में, समुदाय में। हर मतलब हर क्षेत्र में क्या होता है, आप प्रयोग कर सकते हैं क्रियात्मक शोध का। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला प्रश्न जो आते हैं परीक्षण से आते हैं। तो परीक्षण क्या है? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो स्मृति आधारित प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न। जिस वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं जिसमें जांचने वाले के व्यवहार, रुचियों का कोई प्रभाव आप पर गुणों पर आपके प्रश्न पर कोई प्रभाव न पड़े, वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एकांतर प्रश्न, एकांतर पद, लघुत्तरी प्रश्न। जब आप लघुत्तरी लिखेंगे तो आपका जो विचार होगा अलग होगा और जो जांचने वाले का विचार होगा अलग होगा। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, यह सारी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें डायरेक्ट उत्तर दिया जाता है। रास के अनुसार बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है परीक्षण जो एक व्यक्ति को बार बार करने पर, जब कोई व्यक्ति परीक्षण कर रहा है और बार बार रिजल्ट उसका एक ही आ रहा है, तो क्या है, विश्वसनीय है। कैसा है, विश्वसनीय है, विश्वसनीय परीक्षण है, ऑप्शन डी सही होगा। जब किसी भी परीक्षण को बार बार किया जाए और उसका उत्तर एक ही आए तो क्या कहलाता है, विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता, उत्तम परीक्षण में वैधता होनी चाहिए। वैधता का मतलब है जिसके लिए वो बनाया गया है, अगर उसका मापन कर रहा है तो क्या है, वैध। विश्वसनीय, अगर बार बार उसका परीक्षण किया जाए और एक ही जैसा परिणाम दे वो क्या है, विश्वसनीय। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब है शिक्षक के विचारों का प्रभाव उस पर न पड़े। और कठोरता, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए, तो कठोरता नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा उत्तम परीक्षण में जो प्रश्न है उनमें स्पष्टता होनी चाहिए। अब आइए अति लघुत्तरी प्रश्नों को करते हैं। परीक्षण में वैधता, वैधता का मतलब मैंने समझा ना, जिस परीक्षण के लिए, परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और उस उद्देश्य को वह माप रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो वही क्या है, वैधता है, परीक्षण की वैधता है। बात समझ में आई, मतलब जिसके लिए वो बनाया गया अगर उसका मापन कर रहा है अच्छी तरीके से, वो क्या है, परीक्षण की वैधता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लिखित परीक्षा क्या है? बच्चों की मौलिकता का, लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्या है, उसकी मौलिकता का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है और उसका जो बालक होता है दृढ़ स्थायी होता है। मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? जब हम अपने भाव विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, चाहे बोलकर कविता के माध्यम से करें, चाहे गाना के माध्यम से करें, चाहे कहानी के माध्यम से करें, जिसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो क्या कहलाता है, मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो उपचारात्मक शिक्षण है क्या? उपचारात्मक शिक्षण पहले समझते हैं, उसके बाद में इसकी विधियों को समझते हैं। उपचारात्मक शिक्षण उसे कहते हैं जब किसी भी शिक्षण में आ रही समस्याओं का, बच्चों की कमियों का पता चलता है, उस कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इनकी दो विधियां क्या है, बच्चा स्वयं अध्यापक के पास आना चाहिए और जिन बच्चों का निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक द्वारा अनुभवों के आधार पर कर सकते हैं। यह उपचारात्मक शिक्षण की दो विधियां हैं। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करना। निदानात्मक परीक्षण में बच्चों के अधिगम में आने वाली कम, वही मैंने बताया ना, निदानात्मक परीक्षण के तहत जो कमजोरियों का पता चला है उसका समाधान करना ही क्या है, उपचारात्मक परीक्षण
है। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? साक्षात्कार का मतलब होता है जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर प्रश्नों का उत्तर लेन देन करते हैं, प्रश्नों का आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है? साक्षात्कार है। साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, संचरित साक्षात्कार और संचरित साक्षात्कार। तो साक्षात्कार का अर्थ क्या? आंतरिक अवलोकन करना। साक्षात्कार आमने सामने होने पर वह वार्तालाप जिससे उद्देश्यपूर्ण तथ्यों का सूचना प्राप्त हो सके, मतलब जिस उद्देश्य के लिए आपने उसको बुलाया है, अगर उद्देश्यों की वह पूर्ति कर रहा है, वही क्या है? साक्षात्कार के जरिए उसका पता चलता है कि वह उद्देश्यों की पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं निदानात्मक परीक्षण का उपयोग बताइए, या निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए, निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य क्या है? तो बच्चों की कमियों का पता लगाना, आदतों का अच्छे आदतों का विकास करना, अध्यापक परीक्षा के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करने में सहायक करता है। कौन? निदानात्मक प्रशिक्षण प्रदान करता कौन सा? निदानात्मक परीक्षण प्रदान करता है। निदानात्मक परीक्षण मतलब निदान से जुड़ी चीज। निदान का मतलब होता है कमजोरियों का पता करना। उद्देश्य क्या है? बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना, आदतों का विकास करना, वही सारी चीजें हैं। इसके अलावा लास्ट है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों की अधिगम संबंधी कठिनाई कमजोरियों का पता लगाया जाता है और बच्चों की कठिनाई कमजोरियों को पीछे क्या कारण थे इसकी जांच की जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण के चरणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र आप बना रहे हैं, जैसे आपका एग्जामिनर आपका प्रश्न पत्र बना रहा है, तो सबसे पहले वो क्या बनाएगा? प्रश्न पत्र की योजना बनाएगा कि हमें प्रश्न पत्र कैसे कैसे बनाना है दिमाग में। उसके बाद में वो क्या करेगा? ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। उसके बाद में क्या करेगा? ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। ब्लूप्रिंट के बाद में प्रश्नों को प्रोवाइड करेगा। प्रश्नों को मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद में प्रश्न प्रोवाइड करेगा। फिर प्रश्नों के स्तर को जांच कर प्रश्न पत्र की अंतिम रचना को प्रदान करेगा। यह सारी चीजें। अब ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट एक खाका है, नक्शा है, जिसके जरिए प्रश्न पत्र निर्माण की एक आधारशिला है कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न लेने हैं, किसको बहुविकल्पी बनाना है, किसको अतिलघुत्तरी बनाना है, किसको लघुत्तरी बनाना है। यह सारी चीजों की जानकारी कौन देता है? ब्लूप्रिंट देता है। तो ब्लूप्रिंट एक सारणी तैयार करते हैं जिसमें प्राप्त उद्देश्य, सामग्री, प्रश्नों के प्रकार, उसकी संख्या आदि का विवरण दिया जाता है। मैंने समझा दिया। बाकी चीजें बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न कई प्रकार के, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ, निबंधनात्मक प्रश्न, ये सभी क्या प्रश्न के प्रकार हैं। अच्छे उपकरण की क्या विशेषता है बताइए? तो अच्छा उपकरण होता कौन है? अच्छा उपकरण वह है जो उत्तम परीक्षण कर सके। तो अच्छा उपकरण क्या है? अच्छा उपकरण वह है जो विश्वसनीय हो, जो वस्तुनिष्ठ हो, जिसमें किसी का प्रभाव न पड़े, व्यापक हो, व्यवहारिक हो और उपयोगी हो। वही क्या है? वस्तुनिष्ठ की विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठ। उत्तम परीक्षण के गुण बताइए? तो उत्तम परीक्षण व्यवहारिक कसौटियों पर होना चाहिए और कम समय का होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए। यह सारी चीजें आपको जितने भी परीक्षण लेने होंगे, आपको यह 3-4 चीजें डाल देनी है। वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसके बाद में व्यापकता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। अब उपचारात्मक शिक्षण के 2 उद्देश्य। तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना सबसे पहला उद्देश्य, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करना, आत्मविश्वास की भावना जगाना। यह सभी उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। मौलिक परीक्षण के 2 गुण बताइए? तो मौखिक परीक्षा का उद्देश्य। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर की जो जो जानकारियां हैं उसको बाहर लाना और आत्मविश्वास बढ़ाना उसका होता है। जब किसी भी बच्चे को सामने आकर जैसे बोला जाए कि कक्षा में आके तुम इस प्रश्न का ब्लैक बोर्ड के सामने सॉल्व करो, अगर वह बच्चे को ने सॉल्व कर दिया सवाल को, तो एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस करता है। परीक्षण और मापन के किन्हीं 2 समानताओं का नाम बताइए? तो परीक्षण और मापन दोनों शिक्षण का अभिन्न अंग है। परीक्षण और मापन दोनों मूल्यांकन की क्या है? एक प्रक्रिया है। विश्वसनीयता की परिभाषा मैंने बताया ना, विश्वसनीयता का मतलब है जब कोई भी चीज की परीक्षण किया जाए और बार बार वह एक ही जैसा उत्तर दे, वही क्या है? विश्वसनीयता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? बच्चे के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि का अंकन करना कि क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। क्रॉन बैंक कहता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। या किसी भी मापक के जरिए, मतलब जो मापन है उसके बीच में तुलना करना ही क्या कहलाता है? परीक्षण करना होता है। जैसे आपके ब्लड प्रेशर, खून में हेमोग्लोबिन है कि नहीं, आपका मतलब
सारी चीजें जब आप ब्लड को चेक कराते हैं तो एक जो सामान्य मापन है उसके अनुसार आपका तुलना किया जाता है, तो वही क्या है, परीक्षण होता है, ब्लड टेस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की दो विशेषता बताइए। तो उत्तम परीक्षण में वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। प्रश्न के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, यह सारी चीजें तो आप वैसे ही लिख लेंगे। उत्तम परीक्षण की विशेषता, वही प्रश्न बार बार रिपीट हुए। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और सुगमता होनी चाहिए और समय का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे का पेपर है, आप ऐसा प्रश्न पूछ लिए कि आप वो प्रश्न को लिखने वाले में आप बोल दिए कि 700 शब्दों में लिखो। पता लग रहा है वो 700 शब्दों में पूरा 2 घंटा बीत गया। तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु के विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण, किसी विषय वस्तु पर विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण, जैसे विषय वस्तु, भारत और राज्य की राजधानियां, बहुविकल्पी प्रश्न, भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और मिलान। यह सभी क्या है, मिलान करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यह सभी कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। विषय वस्तु वाले प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। यह सारी चीजें समझ में आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है। निदानात्मक परीक्षण क्षेत्र सीमित होता है। मतलब निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, आप उसी क्षेत्र को जान पाएंगे जिस क्षेत्र के बारे में आप निदान कर रहे हैं, मतलब कमजोरियों का पता कर रहे हैं। कारणों का पता लगाते हैं, किस विषय में सीखने में कठिनाई आ रही, और यह बाल केंद्रित होता है। कमजोर कमजोर बच्चों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए करते हैं। बच्चों की कमजोरियों और सीखने के बारे में जानना होता है। उपलब्धि परीक्षण क्षेत्र विस्तृत होता है और इसके अलावा बच्चों की किसी भी विषय की सामान्य योग्यता, परीक्षण की उपलब्धि, उपलब्धि परीक्षण क्या है, क्षेत्र विस्तृत होता है। बच्चे के किसी भी विषय की सामान्य योग्यता का पता लगता है, बच्चे की सामान्य उपलब्धि का पता लगता है। सभी स्तरों उपलब्धियों का मापन किया जाता है। बच्चों की उपलब्धियों को अंक द्वारा व्यक्त किया जाता है। उत्तम परीक्षण की कसौटी क्या है। उत्तम परीक्षण में व्यापकता होनी चाहिए, समय एवं कीमत होना, समय और कीमत को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा परीक्षण ले लें कि जिसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगे और पैसा भी ज़्यादा लगे। सुगमता होनी चाहिए, व्यवहारिक कसौटी, यहाँ क्या है, उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए। यह सारी चीजें होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्नों के निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा सरल, सुबोध और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। प्रश्नों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों में विविधता और नवीनता होनी चाहिए। प्रश्नों में बच्चों की मानसिक विकास के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न दुविधापूर्ण नहीं होना चाहिए। यह सारी चीजें होनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में मैंने बता दिया। वाद विवाद, जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष अलग अलग मत से रहते हैं और दोनों की चर्चा के बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है, इस विधि को वाद विवाद कहते हैं। मतलब कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाए, सेलेक्ट करने के बाद में एक पक्ष और विपक्ष ले लिया जाए और दोनों की चर्चा किया जाए आपस में, वही क्या है, वाद विवाद विधि है। इसके महत्व निम्नलिखित है। सुनने और बोलने का कौशल, इससे क्या होता है, जब वाद विवाद होता है तो एक व्यक्ति की सुनने की क्षमता विकसित होती है और बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। इससे एक आत्मविश्वास प्रकट होता है, प्रसंग तथ्य स्पष्ट करने में सहायता मिलती है, जिज्ञासा शांत होती है और नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है। यही सारी चीजें थी और इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।